नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है और मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, निर्मला सीतारमण जो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं, उन्होंने 2021-22 का बजट पेश किया। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि असंतुलित है, लेकिन अर्थशास्त्रियों के माने तो ये बैलेंस्ड बजट है। खर्चा और आमदन दोनों को बैलेंस करने के लिए बजट पेश किया गया है। हालांकि मिडिल क्लास के लोग, जो सैलरीड क्लास लोग हैं, वो नाराज नजर आ रहे हैं। उसके बावजूद भी मिली जुली प्रतिक्रिया इस बजट को लेकर किया है। अगर जम्मू कश्मीर यूटी की बात करें, 30,757 करोड़ का एक अनुदान जम्मू कश्मीर यूटी को मिला है और सौगात मिली है लद्दाख को। सेंट्रल यूनिवर्सिटी लद्दाख को मिली है। हम सब जानते हैं जम्मू के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी अलग है, कश्मीर के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी अलग है, लेकिन लद्दाख को यूनिवर्सिटी के लिए अभी उम्मीद नहीं थी। लेकिन लद्दाख को यूटी बनते ही एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिल गई है। लेकिन हमने अर्थशास्त्र से बातचीत की। अर्थशास्त्री इसको मिलीजुली प्रतिक्रिया बताते हैं, क्योंकि हम जम्मू यूनिवर्सिटी में जो इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के अध्यापक हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखते हैं, उनसे बातचीत की तो स्वाभाविक सी बात है, उनको लगता है कि सैलरीड क्लास के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि टैक्स की स्लैब में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। अगर कुछ किया गया है तो वो जो सीनियर सिटीजन है, यानी जिनकी आयु 75 साल से जायद है, उनको किसी तरह की रिटर्न देने की, टैक्स भरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अर्थशास्त्री जो है मिलीजुली प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। ह्यूमन कैपिटल को बढ़ाना, इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हेल्थ को खास करके ध्यान दिया गया है। ठीक है, पेंडेमिक टाइम में हेल्थ का तो ध्यान होना ही चाहिए था, मगर इसके अलावा जो मिडिल क्लास है, यूथ हैं, फार्मर्स हैं, वर्कर्स हैं, उनके लिए कोई ख़ास प्रावधान नहीं किए गए हैं। इस डिफ़िकल्ट टाइम में युवा जो थे वो समझ रहे थे कि रोज़गार के लिए कोई ख़ास पैकेज आएगा। स्पेसिफिकली जम्मू कश्मीर के जो युवा थे वो सोच रहे थे कि यूनियन टेरिटरी बनी है तो यहाँ रोज़गार के खूब साधन मिलेंगे, मगर पिछला साल तो एक चला गया हमारा कोविड के कारण। इस साल युवाओं का सोचा था कि भाई कहीं कुछ शायद मिलेगा। सरकार ने एक गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट के लिए इस बजट में प्रावधान रखा है, तो वहाँ पर कुछ स्किल जो होंगे स्पेसिफिक उस सेक्टर से उन लोगों को वहाँ पर रोज़गार मिल सकता है। मगर ओवरऑल अगर हम देखेंगे, जैसे सरकार ने किया है कि भाई कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर सेस लगाएंगे, तो नेचुरली सेस लगेगा पेट्रोल और डीजल पर, तो उससे उनकी कीमतें बढ़ेंगी और साथ में जो इन्फ्लेशन है वो भी बढ़ेगी और जो आम जनता है उससे प्रभावित होगी। हम लोग देखेंगे तो इस पेंडेमिक टाइम में ग्लोबली जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनकी कीमतें बहुत नीचे चली गई हैं और जो पेट्रोल उत्पादन करने वाले जो देश हैं वो लोग इससे काफ़ी सफ़र कर रहे हैं, जबकि इंडिया में बार बार इन पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें जो हैं वो बढ़ाई जा रही हैं, जिससे कि आम जनता जो है वो बहुत प्रभावित हो रही है और नेचुरली ये जो है जो कीमतें हैं इससे बढ़ेंगी और जो गरीब लोग हैं उससे काफ़ी प्रभावित होंगे। देखिए, ये बेसिकली सरकार ने अपने जो एक्सपेंडिचर के लिए जो पैसे हैं और अपने जो रेवेन्यू है उस नज़र से ये बजट अगर देखा जाए तो ये ठीक है, क्योंकि इसमें सरकार ने अपने लिए जहाँ रेवेन्यू जनरेशन की कैपेबिलिटीज़ भी बढ़ाई हैं और अपने जिससे कि वो बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करा पाएँ। और क्योंकि आपको तो मालूम है पेंडेमिक की वजह से काफ़ी लोगों को तकलीफ़ भी हुई है और सरकार को एक्स्ट्रा फिस्कल बर्डन भी आया है, तो इसलिए उसके लिए भी इन्होंने एग्रीकल्चर में भी मतलब उसके लिए इन्होंने 35,000 करोड़ रुपीस भी दिए हैं। तो
उस पैसे को कैसे निकाला जाए वो तरकीब इन्होंने लगाई है। दूसरा एक और चीज़ है कि एग्रीकल्चर को बूस्ट करने के लिए, हालांकि अब वो बात तो नहीं हो सकती कि बाय 2022 इन्होंने कहा था कि फार्मर्स इनकम को डबल करेंगे, वो तो नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी एग्रीकल्चरल सेस जो है वो डीजल और ऑयल में लगाया है। लेकिन क्या ये बजट जो इन्होंने एक्सपेक्ट किया है कि 9% ग्रोथ हमें दिलाएगा, तो यहाँ पे एक मेरा कहना है कि जो ग्रोथ है वो सिर्फ सरकारी खर्चे पे आधारित नहीं होती। दर्शकों, कुछ अर्थशास्त्रियों का यह भी कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों को विकसित करने के लिए यह बजट बड़ी कारगर साबित होगी। और एक अर्थशास्त्री का यह भी मानना है कि कोविड-19 के चलते काफी नुकसान हुआ है और काफी खर्च सरकार को उठाना भी पड़ा है, और उसके बावजूद भी इतना संतुलित बजट पेश करना ये अपने आप में तारीफ के काबिल है। और उनका कहना है कि हालांकि तेल की कीमतों को बढ़ाया गया है, जिसमें ग्रोथ का आंकलन करना अब मुश्किल हो जाएगा। एक तरफ इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाएगा, महंगाई दर बढ़ जाएगी, और दूसरी तरफ ग्रोथ रेट जब बढ़ जाती है तो संतुलित करना मुश्किल हो जाता है। अगर हम किसानों की बात करें, फार्मर्स के लिए सेस लगाया गया है 2 रुपया पेट्रोल पे और 4 रुपये डीजल पे सेस लगाया गया है। उससे किसानों को तो लाभ होगा, लेकिन क्या विकास दर बढ़ेगी, इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा, ये वक्त बताएगा। तो इसका एक इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर इसका जो इम्पैक्ट है वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इसकी एम्पिरिकल स्टडीज़ भी हुई हैं कि जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करते हैं तो उसका इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर डायरेक्ट सीधा इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये एक पॉजिटिव मुझे लग रहा है, इसमें काफ़ी अच्छा है। दूसरा, हेल्थ सेक्टर को भी इन्होंने काफ़ी अच्छा, मतलब जो एलोकेशन है वो भी उसमें भी काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है। तो अगेन हमारा हेल्थ सेक्टर जो है उसमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी, ताकि जिस तरीके से हमने अभी 2020 में हम कोविड से जूझ कर निकले हैं, तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की हमें ज़रूरत महसूस हुई थी, जिसको सरकार ने ध्यान में रखते हुए हेल्थ सेक्टर में भी एलोकेशन बढ़ाई है। वो भी एक पॉजिटिव दिखता है हमें। अब रही बात डायरेक्ट टैक्स की, वहाँ से शायद थोड़ी निराशा तो हुई है, लेकिन फिर भी जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनको टैक्स से एग्जाम्पशन मिली है, तो वो तो एक अच्छी बात है। लेकिन जो सैलरीड लोग थे उनकी थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस थी इस बजट में, वो शायद पूरी नहीं हो पाई हैं। ओवरऑल बजट अच्छा है, इकॉनमी के लिए अच्छा है। और हमारा जो इस वक्त एक फोकस था कि हमें डिमांड को ऑगमेंट करना है, ताकि हमारी इकॉनमी जो है वो रिसेशन से उभरे। लेकिन बजट में जो एक है इतना, मतलब ये शॉर्ट टर्म होता है, 1 साल के लिए हमने इसमें देखना होता है। लेकिन फिर भी मैं अगर एम्प्लॉयमेंट की बात अगर हम करेंगे ना, तो जैसे मैंने आपको बताया ना कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होती है उसका एम्प्लॉयमेंट के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। ठीक है, अगर आप ये मूलभूत सुविधाओं में निवेश करेंगे तो उसका इम्पैक्ट तो एम्प्लॉयमेंट के ऊपर भी पड़ेगा, और जो जितने भी रिलेटेड सेक्टर्स हैं, रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ हैं, चाहे वो सीमेंट इंडस्ट्री है, आयरन स्टील इंडस्ट्री है, उसके लिए डिमांड बढ़ती है और प्रोडक्शन बढ़ती है, और प्रोडक्शन के साथ एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती है। टैक्स स्लैब में चेंज होगी, और जो हमारी डिडक्शंस थी खास करके 80 सेक्शन 80 सीसी और CCD, और इसमें कुछ वो हमें थोड़ी उसमें निराशा तो हुई है, खास करके सैलरीड क्लास को। लेकिन चलिए वो उसमें कोई हम मतलब ज़्यादा नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर होगा। लेकिन ओवरऑल मैं मानता हूँ कि ये देश को मंदी से उठाने के लिए ये वाला बजट जो है एक अच्छा काम करेगा। देखिए, मुझे लगता है कि कोविड-19 के बाद ये जो बजट आया है ये एक हीलिंग का काम करेगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था जो आपने देखी पूर्व की, एक जो वित्त वर्ष पूरा गया है वो पूरा का पूरा वॉश हो गया है। एक तरीके से हॉलीडे ही कहिए उस बजट को। कोई गतिविधि इस तरीके की नहीं हुई, आर्थिक गतिविधि, जिससे कि लोग या देश या पूरी दुनिया से खुशी मनाती। परंतु इस बजट के अंदर कोशिश की गई है कि किसी तरीके से अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर उतारा जाए और पुनः इस रेल
रेलगाड़ी को, इस अर्थव्यवस्था की गति को बढ़ाया जाए। और अगर इस बजट को आप एक सूक्ष्म चश्मे से देखेंगे तो आपको लगेगा कि एक समावेशी, जिसे कहेंगे कि सभी के लिए कुछ ना कुछ इसके अंदर, इस बजट के अंदर देखने को मिलता है। और बजट वही होता है जो निचले स्तर के अंदर है, अंत्योदय से लेकर एक बड़ा जो अमीर आदमी है उन सब के लिए उसके बीच में हो। तो इस बजट के अंदर गरीबों से लेकर के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, उद्योगपतियों के लिए और हम जैसे सैलरी क्लास के लोगों के लिए थोड़ा ना सही मगर कुछ ना कुछ ज़रूर मिलता है। इस बजट को अगर मैं कहूँ तो इस अर्थव्यवस्था के अंदर इस समय आर्थिक गतिविधियां बहुत तेज़ी से बढ़ेंगी और उसका मूल कारण ये होगा कि अर्थव्यवस्था का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसे मूलभूत ढांचा कहते हैं, उसे सुधारने के लिए एक ऐतिहासिक एक कदम उठाया गया है इस बजट के अंदर। और पहली बारी आपने देखा होगा कि हेल्थ को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है। लगभग 137% जो है हमारे पिछले वर्ष से जो बजट है हेल्थ के ऊपर वो बढ़ा दिया गया है। नए हेल्थ सेंटर इसके अंदर खुलेंगे कोविड की वैक्सीन के लिए, क्योंकि भारत एक बड़ा देश है, लगभग 130 करोड़ लोग यहाँ पर हैं, तो उन सब की वैक्सीनेशन होगी। उसके लिए स्पेशल एक पैकेज या स्पेशल एक फंडिंग की व्यवस्था की गई है, किस तरीके से रिसर्च और डेवलपमेंट हो और ज़्यादा, ताकि आने वाली जो बीमारियाँ हैं उन पर भी काबू पाया जा सके। ये भी एक इसके अंदर देखने को मिलता है। शिक्षा की अगर बात करें तो वहाँ पर भी आपको देखने को मिलता है कि भारत के अंदर जिस तरीके से अलगाववाद फैल रहा है या विचारधारा थोड़ी सी देश के अगेंस्ट हो रही है, तो सैनिक स्कूलों की बड़ी आवश्यकता थी और भारत की सरकार ने 100 नए ऐसे स्कूल खोलेंगे ऐसा कहा है। दर्शकों, बड़ी ब्राह्मणा इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के ललित महाजन का ये कहना है कि इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए कोई खास रियायत नहीं है, लेकिन एमएसएमई के लिए एक खास रियायत दी गई है। वो इस तरीके से दी गई है, जो इंपोर्ट ड्यूटी थी, जो इंपोर्ट पे टैक्स लगता था, वो बढ़ा दिया गया है। यानी चाइना से कोई माल लेना भी चाहता है, अगर महंगा होगा तो एमएसएमई अपने आप ग्रो करेगी। पर उस बजट में जो एक चीज हमने नोट की है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए कोई फिजिकल इंसेंटिव्स वगैरह या कोई रिडक्शन इन दी रेट ऑफ टैक्स स्लैब वगैरह जो नहीं दी गई है, अभी उसकी वैसे डिटेल्ड गाइडलाइन आनी है। पर उसमें एक चीज़ जो डिस्टर्ब करने वाली है कि पेट्रोल और डीजल के जो प्राइस हैं उसके ऊपर एग्रीकल्चर सेस लगा दिया है। इससे पेट्रोल 2.5 रुपये लीटर महंगा हो जाएगा और डीजल 4 रुपये लीटर महंगा होगा। इससे इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जितने भी हमारे रॉ मटेरियल की इनकमिंग आते हैं, जो यहाँ से रॉ मटेरियल हमारा फिनिश गुड्स बाहर जाता है, उस सब की कॉस्ट तो उसकी बढ़ेगी। पर ये इस बजट में अगर देखा जाए तो देखने वाली चीज़ ये है कि इन्होंने एमएसएमई सेक्टर के लिए जो एक एनकरेजमेंट दी है वो है कि इन्होंने कुछ बाहर से जो आइटम्स आती हैं उसकी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है। दर्शकों, हम जम्मू खित्ते की बात कर रहे थे तो बठिंडा जम्मू श्रीनगर गैस पाइपलाइन को भी मंजूरी दे दी है। हालांकि ये लंबे समय से इस पर चर्चा चल रही थी, कुछ कामकाज भी शुरू हुआ था, लेकिन ये करीब 850 करोड़ की लागत से ये गैस पाइपलाइन बिछाई जानी है और इसको समय सीमा निर्धारित की गई है, कितने समय में इसको कंप्लीट किया जाएगा। लेकिन हम सब देखते हैं कि नेशनल हाईवे लगातार बंद हो जाता है क्योंकि गैस की कमी होने की आशंका बनी रहती थी। जब पाइपलाइन होगी तो गैस ऑटोमेटिकली श्रीनगर तक पहुंच जाएगी। हमने इस बाबत डिप्टी कमिश्नर कठुआ ओपी भगत से बातचीत की, क्योंकि उसने इसलिए बातचीत की कि वहां पहले इसमें वर्कआउट किया जा चुका है। आइए देखते क्या कहना है उनका। तो दर्शकों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि 2021-22 के बजट में जम्मू कश्मीर को एक नया तोहफा मिला है। हालांकि ये प्रोजेक्ट पुराना है। ये बठिंडा जम्मू श्रीनगर गैस पाइपलाइन को आज निर्मला सीतारमन ने मंजूरी दे दी है। यूनियन बजट में इसको मंजूरी मिल गई है। और आपको बताते चले, इस पर पहले भी काम हो रहा था और लैंड एक्विजिशन का भी काम किसी हद तक हुआ है, डिस्ट्रिक्ट कठुआ में भी और डिस्ट्रिक्ट सांबा में भी। और बड़ी बात यह है कि इस वक्त सीधे फोन लाइन पर हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर कठुआ ओपी भगत जुड़ चुके हैं। आपसे जानना चाहेंगे, आपका स्वागत है, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या वाकई में लैंड एक्विजिशन का काम शुरू हुआ था और किस हद तक पहुंचा है? जी नमस्कार जी।
मैं पहले बताता चलूं कि 2013 में ये जो नया एक ऑर्डिनेंस बना था जी जम्मू एंड कश्मीर एक्विजिशन ऑफ राइट्स ऑफ यूजर इन लैंड जी ऑर्डिनेंस 2013 जी। उसके तहत ये गैस पाइपलाइन का काम शुरू किया गया था। यहाँ पर ये एक गैस एजेंसी थी मैसर्स GSPL करके इंडिया लिमिटेड, जी, गुजरात, इंडिया जी। गैसनेट एंड सिकॉन प्राइवेट लिमिटेड जी। इन्होंने कुछ लैंड का सर्वे किया था राइट फ्रॉम महसाना टू श्रीनगर वाया जम्मू। जी जी उसके तहत ये कठुआ सांबा भी उसमें आते थे, तो उन्होंने हमें बताया था कि किस तरीके से आपने ये इसके ऊपर जो रेवेन्यू पेपर बना के हमें देने हैं। जी हमने सेक्शन 5 जो इस एक्ट, जो मैंने एक्ट का नाम बताया, जी JNK एक्विजिशन ऑफ राइट्स ऑफ यूजर एक्ट 2014 जो ऑर्डिनेंस के बाद एक्ट बन गया, जी। उस एक्ट की सेक्शन 5(1) के तहत ये जो रेवेन्यू पेपर्स थे 51 विलेजेस के जो तहसील कठुआ, जी तहसील हीरानगर और मढ़ीन के बीच में से होकर गुजरते थे, ये ठीक, ठीक। 51 विलेजेस, उनके रेवेन्यू पेपर बना के सेक्शन 5 के तहत नोटिफिकेशन निकालने के लिए गवर्नमेंट को हमने रेफर कर दिए थे। जी ये 2015 की बात है। जी। 2015 के बाद हमारे पास कोई इसका मतलब क्या डेवलपमेंट हुई उसके बाद वो अभी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। जी। क्या आपको लगता है कि अगर कहा जाएगा आपको जल्दी लैंड एक्वायर करने के लिए तो एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि ये बड़ा प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है? जी बिल्कुल, रेवेन्यू पेपर्स तो पहले ही बन के तैयार है हमारे पास, जी। हमने पहले बना के डिपकॉम ऑफिस में भेज चुके हैं हम लोग। जी। कहेंगे तो एक बार और कॉपी भेज देते हैं। जी। कितनी लैंड एक्वायर करने की है, क्या इसकी कुछ असेसमेंट आपने की है कि कितनी लैंड एक्वायर होगी? मैं आपको बता दूं कि 1431 कनाल ज़मीन है। ये 1431 कनाल, 1 मनला, जी 1 सरसाई, जी। ज़्यादा 1.5 सरसाई, जी। 1.5 मनला 1.5 सरसाई, 1431 कनाल, जी 1.5 मनला 1.5 सरसाई, ये टोटल लैंड है जो इसमें 51 विलेजेस में आती है। जी। अब भाई साहब एक चीज और देखने की मिलेगी, क्या हाईवे के उस तरफ है कि हाईवे के पारली तरफ है? क्योंकि हम देखते हैं कि पाकिस्तान आए दिन सुरंगें भी निकालता है। ये हाईवे के इस तरफ है या हाईवे के दूसरी तरफ है? ये इस तरीके से जो जिस तरीके से स्पेसिफिकेशंस आप मांग रहे हैं, जी। ये अभी इस मसले में मैं पूरा करेक्टली नहीं बता पाऊंगा। जी। ये होगी तो नेशनल हाईवे के या ये बॉर्डर और नेशनल हाईवे के बीच में से होके गुजरती है ये। जी 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 हाँ, ये ना टोटल बॉर्डर पे है ना टोटल नेशनल हाईवे के ऊपर है, जी जी उसके बीच में से होके गुजरती है लोगों के खेतों से। जी जी जी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। दर्शकों, अब हम आपको ले चलते हैं लद्दाख यूटी में। लद्दाख यूटी के लोगों की हमेशा ही ये शिकायत रही है कि उनको हायर स्टडीज के लिए बाहर जाना पड़ता है। कारगिल के लोगों को पढ़ने के लिए जम्मू आना पड़ता है, लेह के लोगों को जम्मू आना पड़ता है, या फिर वो श्रीनगर में पढ़ते हैं या फिर दूसरे नेबरिंग स्टेट में जाकर के शिक्षा लेते हैं। क्लस्टर यूनिवर्सिटी मिली, वो एक जद्दोजहद के बाद मिली। आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी की घोषणा करने के बाद लद्दाख के लोग काफी खुश हैं। लद्दाख के लोगों को लगता है कि यूटी बनने के बाद उनका विकास जरूर होगा। हमने CEC कारगिल फिरोज खान से बातचीत की, आइए देखते हैं। दर्शकों, इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं फिरोज खान, जो CEC कारगिल है। खान साहब, आपका स्वागत है। जनाब, थैंक यू। आपको केंद्र सरकार ने यूं कही कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी से नवाजा है, लेकिन साथ में ब्रैकेट में ले लिख दिया है। जनाब, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो जो डिसीजन आज हुआ है आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपका, तो हम उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं, धन्यवाद करते हैं, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक फुल फ्लेज सेंट्रल यूनिवर्सिटी फॉर लद्दाख की डिमांड आपको पता है विनोद साहब, हमारे स्टूडेंट कम्युनिटी हो जो भी हो आपका बहुत पहले से कर रहे हैं, तो ये डिमांड आज जो है फुलफिल हुआ है। अब रहा जिसमें लिखा गया है द वर्ड लेह, अब वो तो पूरा आपका देखने के बाद ही मैं उस पर कुछ कमेंट कर सकता हूँ, लेकिन साथ ही मैं ये गुजारिश करता हूँ यूनियन गवर्नमेंट से भी और हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से भी कि अगर कहीं पे लेह लिखा हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं है कि ये लेह है या करगिल है, लेकिन सेटअप कुछ ऐसा बनना चाहिए जिससे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का सेटअप कारगिल और लेह दोनों में हो, और कुछ फैकल्टी करगिल में भी हो, कुछ फैकल्टी लेह में भी हो। जिस तरह से लद्दाख यूनिवर्सिटी काम कर रही है उसी पैटर्न पे होना चाहिए, ताकि दोनों डिस्ट्रिक्ट के बच्चों को इसका भरपूर फ़ायदा मिले।
खान साहब, अक्सर आपकी शिकायत रहती है कि जब भी कोई फैसिलिटीज़ मिलती हैं तो केंद्र सेंटर उनका ले रहता है और जद्दोजहद कारगिल वालों को करनी पड़ती है। जी देखिए ना, जब भी हमें प्रॉब्लम ये है कि हमारी जब भी कुछ लद्दाख के नाम पे आती है तो उसमें लेह लिखा जाता है, हालांकि सबको पता है कि लद्दाख मीन्स लेह एंड करगिल बोथ। ये पहले भी बहुत कुछ हो चुका है, आपको पता है। जब यहाँ पे क्लस्टर यूनिवर्सिटी की बात हुई, उसके बाद फिर आपका डिविजनल स्टेटस की बात हुई, पहले ये लोग ले लिखते हैं, फिर जब हम लोग श्योर करते हैं तो फिर आप इसको बराबरी करते हैं। हालांकि ये होना नहीं चाहिए था और हमें शिकायत नहीं है कि ले हो या करगिल हो, जहाँ पर भी हो, इन द नेम ऑफ लद्दाख होना चाहिए ताकि दोनों डिस्ट्रिक्ट को बराबर का इसका फ़ायदा मिले। ये शिकायत हमें पहले भी था और आज जो लफ्ज़ उन्होंने वहाँ पर लिखा है टीवी स्क्रीन पर या कहा भी हो लेह का, तो उससे भी हमें शिकायत है, बल्कि ये लद्दाख होना चाहिए था। होने के बाद फिर जो सेटअप यहाँ पे बने वो ऐसा सेटअप हो जिसमें फ़ायदा जो है कारगिल और लेह के दोनों के स्टूडेंट कम्युनिटी को हो। खान साहब, आपको लगता है कि यूटी बनने के बाद जो पहले डिस्क्रिमिनेशन होता है उसमें कमी आई है, जो कारगिल के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था? नहीं, उसमें तो अभी भी आप देखिए ना, यूटी बनने के बाद जो मेजर डिसीजन जो अभी हुआ वो तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का हुआ आज। तो उसमें हम तो सोच रहे थे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है वो लद्दाख के नाम पे आएगी, तो लेकिन फिर भी हमें उम्मीद है कि हमको भी उसका बराबर फ़ायदा मिलेगा। अगर नहीं तो फिर तो ये तो सरासर फिर वही डिस्क्रिमिनेशन वाली बात हुई जो हम पहले से चिल्ला रहे हैं। खान साहब, जोजिला टनल और एयरपोर्ट दो अहम मुद्दे हैं, ये किस, इनका स्टेटस क्या है? देखिए, जोजिला टनल का तो अभी बिल्कुल हम उस जो काम चल रहा है आप पे उस पर बहुत सेटिस्फाइड हैं। उस पर अब काफ़ी तेज़ी से हमें लगता है इंशाल्लाह अगले साल से तेज़ी से काम होगा। आज के डेट में भी जनवरी में भी वहाँ पे काम आपका चल रहा है। तो जिस हिसाब से काम चल रहा है, जिस हिसाब से गवर्नमेंट इसको सीरियसली ले रहे हैं, हमें उम्मीद है कि जोजिला टनल जो इन्होंने प्रॉमिस किया है कि विद इन 5 ईयर्स ऑफ टाइम हम इसको कंप्लीट करें, तो जिस पेस से ये लोग काम कर रहे हैं हमें लगता है कि ये आपका उस हिसाब से उसी प्रिस्क्राइब्ड टाइम में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो उस हिसाब से हमारा एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड जो है वो कंप्लीट होता है। अब रहा जो एयरपोर्ट का मसला, एयरपोर्ट का मसला हम बार बार कह रहे हैं, आपका लास्ट टाइम आपका टूरिज्म मंत्री भी आए थे कि या तो आप इसी को, इस रनवे को आप इसी जो एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट को जो है आप एक्सटेंड कीजिए, या अगर ये आपको फिजिबल नहीं है तो हम अल्टरनेट साइड दिखाने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन तब तक के लिए छोटे एयरक्राफ्ट जो हैं वो ज़रूर यहाँ पे उतार सकते हैं। आपने देखा होगा विनोद साहब, इस साल विंटर में यहाँ पे विंटर गेम्स, विंटर स्पोर्ट्स या विंटर टूरिज़्म को लेकर काफ़ी एक्टिविटी चल रही है कारगिल में। लेकिन ये तभी फ़ायदा होगा यहाँ के लोगों का जब यहाँ पे एयर कनेक्टिविटी हो। तो उसके लिए आपका जब तक नया एयरपोर्ट बनता है तब तक के लिए स्मॉल जो कमर्शियल एयर क्राफ्ट से उनका यहाँ पे उतारना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए हम यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और यूनियन गवर्नमेंट से पुरजोर अल्फाज में हम इसकी जो है डिमांड करते आए हैं और आगे भी हम इसको करते रहेंगे। खान साहब, टेक्निकली क्या प्रॉब्लम आ रही है? क्या लैंड एक्विजिशन में दिक्कत है? नहीं, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। आपका लैंड भी हमारे पास है, सब कुछ है जो एग्जिस्टिंग इसका है, लेकिन एक कमेटी है, एक टीम है आपका, जो एक एक्सपर्ट टीम है जिसको हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने कम से कम 3.5 करोड़ रुपये उनको पिछले साल पैसा भी दिया था मार्च में। लेकिन उन्होंने यही कहा कि बिकॉज ऑफ कोविड हम इस साल विजिट नहीं कर पाए, लेकिन जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एक जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें दिया, उन्होंने ये कहा कि इन द मंथ ऑफ फरवरी एयरपोर्ट अथॉरिटी की एक टीम बहुत जल्दी कारगिल में विजिट करेगी। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं क्या है, अदरवाइज लैंड तो हमारे पास अवेलेबल है और बाकी टेक्निकली क्या है वो तो हम बोल नहीं सकते हैं। बाकी अगर ये फिजिबल नहीं है तो हमने कुछ अल्टरनेट साइट्स भी उनको तैयार रखे हैं अभी। खान साहब, आखिरी सवाल आपसे, यूटी बनने के बाद जो सियासी जमातों ने लेह और कारगिल के बीच में खाई बनाई थी, क्या वो अब कम हुई है? नहीं, उसमें यह है आपका यूटी बनने के बाद तो फिर बहुत से इश्यूज आ गए आपका, जैसे कि अभी ले में आपने देखा होगा यूटी बनने के बाद एक एपेक्स बॉडी बनी जो ये सेफ गार्ड की बात कर रहे हैं, हमें 6 शेड्यूल दे दो। दर्शकों, लेह में हमारे संवाददाता ने छात्रों से बातचीत की, यूथ से बातचीत की, सेंट्रल यूनिवर्सिटी को लेकर की उनकी क्या राय है।
किस तरह की आपकी रिएक्शन रहेगी? यस, जो मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो देने जा रहे हैं लद्दाख में, बहुत ही काफ़ी यानी खुशी की ये मतलब था हमारे लिए, बहुत ही खुशी का माहौल होगा, क्योंकि मतलब इससे पहले हमें हायर स्टडीज़ के लिए बाहर जाना पड़ता था। हमारे लेह में या लद्दाख में यूनिवर्सिटी नहीं होने की वजह से काफ़ी सफ़र करना पड़ता था, स्पेशली जो मिडिल क्लास फैमिली है या जो पुअर फैमिली में जो बच्चे हैं उनको यानी ज़्यादा सफ़र करना पड़ता था। इसीलिए ये मतलब था जो यूनिवर्सिटी अभी इस्टेब्लिश होने जा रहे हैं, इससे हमें काफ़ी ये फ्रूटफुल साबित होगा इन फ्यूचर हमारे लिए। और हम ये उम्मीद करते हैं कि उस यूनिवर्सिटी में जो इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे वो बहुत यानी लेह एज वेल एज कारगिल दोनों के लिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर्स हो, ताकि हम यानी लेह कारगिल दोनों के बच्चे यानी तमाम जो हायर स्टडीज़ के लिए जितने भी बच्चे जाएंगे वो तमाम यानी इन इंफ्रास्ट्रक्चर से, इस यूनिवर्सिटी से फ़ायदा उठा सकें। दर्शकों, आज पहला दिन था, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खुले, बच्चों में उत्साह था, टीचर में उत्साह था। हालांकि सचिव जो प्रशासनिक सचिव है बीके सिंह, उनके मुताबिक 30 से 35% ही स्टूडेंट आए हैं, लेकिन फर्स्ट डे इतना रिस्पांस अपने आप में बड़े मायने रखता है। देखिए, नेचुरल है, जो पेरेंट्स हैं उनके लिए बच्चे बड़े इम्पॉर्टेंट हैं, और कोविड का इस तरह से परसेप्शन बना हुआ है और कुछ हद तक है भी कि लोग डरे हुए हैं। डर धीरे धीरे एग्जाम्पल से ही दूर होगा। जैसे मैं अभी गया हुआ था तो 21 राज्यों ने स्कूल खोले, तो परसेप्शन यही था सबों को कि अरे स्कूल खोले तो ये हो जाएगा। तो आसाम ने सबसे पहले स्टेप लिया, उसने सितंबर में ही खोल डाला, उसका धीरे धीरे स्कूलें खुलने लगी। अब देखिए लगभग सारे स्टेट ने स्कूल ओपन कर दिए हैं। तो ये तो मैटर ऑफ परसेप्शन है। डिक्लाइन जैसे जैसे आपका कोविड होगा, स्कूलों में अटेंडेंस भी बढ़ेगी, परसेप्शन भी अच्छा होगा एंड बच्चे भी सेफ महसूस करेंगे। तो ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, ये नहीं कह सकते कि एक दिन में 100% अटेंडेंस हो जाएगी और सारे बच्चे आ जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए मैं समझता हूँ इससे बहुत ही अच्छी शुरुआत है। जिस तरह से कोविड के इंतजाम भी किए, कोविड के इंतजाम भी मैंने देखा ठीक है। कोविड के इंतजाम में बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, एक मास्क लगानी है आपको और दूसरा आपको थोड़ा सैनिटाइजर या हैंड वॉश करनी है। दर्शकों, हमने कुछ स्टूडेंट से बातचीत की, उनका भी कहना था कि ऑनलाइन स्टडीज में कुछ समझ नहीं आते थे, डाउट्स क्लियर नहीं होते थे, लेकिन अब हम जब टीचर के सामने अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से खड़े रहते हैं तो कहीं ना कहीं जो डाउट्स होते हैं, आशंकाएं होती हैं, वो क्लियर हो जाती हैं। हम 10 महीने बाद स्कूल आए हैं और 10 महीने बाद स्कूल आने के बाद हमें बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि घर पे बैठे बैठे थोड़ा मतलब अजीब सा लगने लगा था। पर पढ़ाई हो रही थी ऑनलाइन, बट जो हमें स्कूल में पढ़ने में मज़ा आता है, मैम के फेस टू फेस जो हमें डाउट्स होते हैं वो क्लियर होते हैं, दोस्तों के साथ बैठते हैं हम लोग। पर हम यहाँ पे आए हैं तो अपने सोशल डिस्टेंसिंग, अपना सैनिटाइजर सबका ध्यान रख रहे हैं, और जो भी डाउट्स होते हैं हम अपने मैम से अच्छे से पूछ सकते हैं। ऑनलाइन भी पूछते थे, बट जो स्कूल में आके पूछने में हमें अच्छा लगता है या बेनिफिट मिलता है वो मतलब है इस टाइम। और हम अपने मतलब सोशल डिस्टेंसिंग या हर चीज़ का भी ध्यान रख रहे हैं। पहला दिन है स्कूल का, बहुत एक्साइटमेंट थी कि पूरा दिन कैसे निकलेगा। हम 10 महीने बाद स्कूल आए हैं और मतलब ये भी था कि हम स्कूल जा रहे हैं, कोरोना वायरस अभी ख़त्म नहीं हुआ है तो किस तरह होगा सारा। मगर स्कूल आके मतलब पता लगा यहाँ फुल प्रिकॉशंस हैं। हमारे क्लास के बाहर सैनिटाइज़र लगाया, हमें अंदर जाते समय भी सैनिटाइज़ करके जा रहे हैं हाथ, वापस बाहर आते समय भी सैनिटाइज़ कर रहे हैं हाथ। तो मतलब प्रिकॉशंस फुल लिए जा रहे हैं। क्लास में भी एक डेस्क का गैप है बच्चों के बीच में, और बच्चों के पास अपना पर्सनल सैनिटाइज़र भी है, मास्क लगाए हुए हैं सबने। और मतलब अभी बहुत दिनों बाद आए हैं। पहले मतलब जो हमने पिछले 10 मंथ्स में जो हमने गैप लिया है वो अब हम यहाँ पे कवर कर पाएंगे, मगर अब इसका बहुत ही कम हो गया। हम अगर खुद का प्रिकॉशंस लेंगे, खुद का पूरा ध्यान रखेंगे तो हम अपना ध्यान रख सकते हैं और हम बचे रह सकते हैं। तो हम अगर डर डर के रहेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें डरना नहीं है, हमें बाहर निकलना है। तो जो बच्चों को नहीं भेज रहे हैं मैं उनको यही बोलना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों को भेजिए स्कूल। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।